अरे पीपीटी तो लग इसको जाती पॉइंट है वो नहीं है। अरे ये ऊपर है यार WPS ऑफिस में क्रोम खुद है क्रोम में बोला है लंबे क्रोम को ऐसा नहीं करवा दिया कोई ना दुख ना तो आप सबको मैंने गूंगा कर दिया है, म्यूट कर दिया है, अब आप नहीं बोल पाओगे क्लास में। ठीक है, सबसे पहले काम ये म्यूट करने का ही होता है। कहीं कहीं बर्तन खड़क रहे हैं, कहीं पे हॉर्न सुनाई दे रहा है, गेटिंग डिस्टर्ब। मैं बस उस टाइम पे टॉपिक करा रहा होता हूँ तो मेरा ध्यान भट जाता है, फिर मैसेज पढ़ूँ या टॉपिक कराऊँ, क्योंकि एक फ्लो बना रहता है टॉपिक के बीच में। ठीक है, बीच में कोई स्टूडेंट कुछ बोलता है तो फिर वो कंसंट्रेशन टूट जाता है बीच से। अगर बाई चांस हमारे समझ में आए तो फिर कैसे वो उसका सोल्यूशन ये है कि जब मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूँ, आप वो सुनो दोबारा से, फिर भी प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में अपनी क्वेरी डालो कि सर वो क्लियर नहीं है। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती सर, वही सवाल प्रॉब्लम आती है कोई सुनाई नहीं देता प्रॉब्लम समझ में तो सारा आता है। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है उसका नाम है गोलेट स्कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट। मतलब ये टॉपिक कराने के बाद हमारी आज फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो गोलेट स्कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट, इसमें एक अलग अप्रोच है। ये डेवलपमेंट में बहुत सारी अप्रोच है। कोई कहता है कि किसी देश के पास अगर पैसा ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है तो डेवलपमेंट है। कोई देश कहता है, और ज़्यादातर देश इस बात को मानते भी हैं कि अगर किसी देश की जीडीपी ज़्यादा है तो डेवलपमेंट भी वो कर लेगा। लेकिन जो गोलट है, गोलट एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बहुत बार हमें ये देखने में मिलता है कि पैसा भी है, रिसोर्सेज भी है, सब कुछ है, लेकिन तब भी डेवलपमेंट नहीं मिलता, हो नहीं पाता डेवलपमेंट। तो आज ये टॉपिक है, इसमें हम जो है कोर वैल्यू की बात करेंगे कि डेवलपमेंट की जो भाई तीन ऐसी चीज हैं जो किसी देश में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो तीन चीजें जो है वहाँ मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये कहा कि हम इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं। पहला जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पहले, व्हाई आर सो मैनी पीपल हैव लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कि हर देश में चाहे वो देश कितना भी रिच हो, लेकिन कुछ सेगमेंट पॉपुलेशन का ऐसा मिलेगा जो जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। अब जैसे हम हमें ये देख लेते हैं, दिल्ली देखते हैं, मुंबई देखते हैं, चेन्नई, टीवी में तो दिखाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आलीशान सड़कें, बहुत अच्छी अच्छी लाइट, तो हमारे दिमाग में वही इमेज बन जाती है कि मुंबई शहर ऐसा है, दिल्ली शहर ऐसा है। लेकिन वो तो जो एरिया है ना, वो कुछ लोगों के पास ही है फैसिलिटी। दिल्ली में शायद 10% लोग ऐसे होंगे जो इतनी लग्जरी लाइफ उधर जीते हैं एक्चुअली में। लेकिन 90% जो लोग हैं दिल्ली के, वो रहते हैं स्लम्स में लगा लीजिए, या कॉलोनी में लगा लीजिए, या थोड़ा बहुत सेक्टर वगैरह में लगा लीजिए, बस इतना है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई ये कई बार देखने में मिलता है, कई बार किसी देश में डेवलपमेंट होने के बाद भी वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, सीधी सी बात ये है, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम होता है। तो हमें ये पता करना है कि जो वहाँ के गरीब लोग हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। करेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस कि उनकी हेल्थ इशू कितने हैं, कैसे उनकी मेंटलिटी है, कैसे उनकी थिंकिंग है। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट तो डेवलपमेंट करना चाहती है, लेकिन लोग कई बार जो है, क्योंकि डेवलपमेंट करना है तो चेंज
बहुत जगह पे जो है कोई देश अगर डेवलप है तो वहाँ पे आपको गरीबी देखने को मिलेगी। हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो अब मैं ये बात कह रहा था कि जब राजीव गांधी जी 1996 में कंप्यूटर लाना चाहते थे इंडिया में, तो बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया, और वो कुछ हद तक ठीक भी थे। कहते थे कंप्यूटर आएगा तो लोगों की रोजगार छिन जाएंगे, जैसे क्लर्क है, अकाउंटेंट है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर तो चाहे 100 आदमी का काम करा लो। ठीक है, तो 1996 में यही प्रॉब्लम आई कि वो बोले कि ये कंप्यूटर जो है 10 आदमी का काम करेगा तो मतलब 10 आदमी बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, पहले जो उस टाइम पे ना टैली थी, ना एक्सेल था, ना बैलेंस शीट थी, सारे काम बही खाते में होते थे, अंगूठा लगाते थे, वो सारे एक परंपरा थी हर चीज़ की। लेकिन कंप्यूटर का लोगों ने काफ़ी विरोध किया। लेकिन अब हम देख रहे हो सब कुछ कंप्यूटर की वजह से ही तो है। आप मेरे से पढ़ पा रहे हो, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ये इकोनॉमी देश की चल रही है, सब कुछ अब कंप्यूटर से ही चल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि लोग भी खुद नहीं चाहते कि डेवलपमेंट हो। जैसे कहीं पे बांध बनाना है, ठीक है, डैम बनाना है कहीं पे, तो लोग उसको बनने नहीं देते। हालांकि वो होता उनके फायदे के लिए ही है, लेकिन बहुत जगह में हम देखते हैं कि नहीं होने देते चीजें। तो कई बार लोग भी जो है एंटी डेवलप हो जाते हैं, लोग नहीं चाहते कि डेवलपमेंट हो। वो डिपेंड करता है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेजर इंप्लीमेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। अब ये एक चीज है, अब जो चीज ये जरूरी नहीं है जैसे यूएस ने डेवलपमेंट किया वैसे इंडिया करे, इट्स नॉट नेसेसरी। हर देश की अपनी अलग नेचर है, अलग टाइप के लोग रहते हैं। जैसे कि अगर किसी देश में बहुत ज्यादा अंधविश्वासी लोग हैं, और जैसे अंधविश्वासी में ऐसा है, जैसे क्रिश्चियन होते हैं ना, क्रिश्चियन होते हैं दो टाइप के, एक तो होते हैं आपके रोमन्स क्रिश्चियन, ठीक है, और एक होते हैं जो आपके ये क्राइस्ट को बहुत ज़्यादा मानते हैं। इनमें से एक टाइप के क्रिश्चियन ऐसे हैं जो मानते हैं कि भगवान तो है लेकिन हमें सब कुछ करना है अपने दम पे, मतलब हम सब कुछ भी भगवान के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, हमें सब कुछ खुद ही अचीव करना है। तो जो क्रिश्चियन ऐसा सोचते थे वो तो निकल गए काफ़ी आगे, वो डेवलपमेंट कर गए। और एक क्रिश्चियन ऐसे थे जो बिल्कुल ही ऐसे थे कि भाई भगवान ही खाना देगा मुझे, भगवान मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे करके, तो वो काफ़ी पीछे रह गए क्रिश्चियन। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कोई देश कितना करेगा कितना नहीं करेगा, वहाँ की पब्लिक कैसी है, लोग कैसे हैं, उन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर व्हाट पॉलिसीज कैन बी अडॉप्टेड टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए क्या किया जा सकता है, एक क्वेश्चन ये उठता है। तो सीधी सी बात यही है, हर देश में एक जैसी पॉलिसी लागू नहीं हो सकती, और हमारे देश में तो इतने टाइप के धर्म हैं, जातियां हैं, तो कहीं ना कहीं पेच फंस ही जाता है। तो पॉलिसी लगाना इतना आसान नहीं है, उसके भी अपने कुछ रूल हैं। फिर है व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फॉरेन एड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, ये जरूरी है, विदेशों से में सहायता लेनी पड़ती है, कर्ज उठाना पड़ता है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, वो जरूरी है। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, और जो मेन मुद्दा क्या है हमारा, कि जो 3 कोर वैल्यू है डेवलपमेंट की, वो क्या है, तो उस पे हम चलते हैं। तो जो ये 3 वैल्यू है, इनको जो है हम कैपेबिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। 2 नंबर में आ सकता है कि भाई कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दी और इसका क्या मतलब है। तो पहले हम कैपेबिलिटी अप्रोच देख लेते हैं कि इसमें क्या जिक्र हुआ है। इसको शायद अक्षमता वाला कुछ ऐसा इसका बनेगा। तो इसमें ये जो कैपेबिलिटी अप्रोच दी है, ये डॉक्टर अमर्त्य सेन ने दी है, और अमर्त्य सेन ने ये इसको आजाद किया। इसको सेंस कैपेबिलिटी अप्रोच बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता से क्या कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी सेंसिबली ट्रीटेड एज एन एंड इटसेल्फ, डेवलपमेंट हैज टू बी मोर कंसर्न्ड विद इनहेंसिंग द लिव्स वी लीड एंड द फ्रीडम वी एंजॉय। तो इन्होंने कहा, इन्होंने बिल्कुल अलग सी डेफिनेशन दी कि जो आर्थिक वृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो कोई इच्छा नहीं है कि भाई वो इच्छा पूरी हो जाएगी तो सब कुछ खुश हो जाएगा। इसने कहा कि डेवलपमेंट का मतलब ये है कि लोगों का जो जीवन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, और दूसरी चीज जो उनका लाइफ इंप्रूव हुई है उनके साथ उनको फ्रीडम भी मिले। ठीक है, तो इसने 2 बात कही, एक तो इनहेंसिंग द लिव्स, और दूसरा है फ्रीडम्स ऑफ थॉट कह सकते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह सकते हो। हिंदी में इसका नहीं पता कैपेबिलिटी ग्रुप्स को क्या कहते हैं। डेफिनेशन ये है कि भाई आप जो है डेवलपमेंट जो है ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी में इम्प्रूवमेंट हो, सुधार हो, और उनको आज़ादी मिले। आज़ादी उनको कुछ भी बोलने की मिले, कुछ करने की मिले, वो सारी आज़ादी होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच। तो अब हम जिन 3 वैल्यू की बात कर रहे थे, गोल्ड्स 3 कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट, अब वो यहाँ से स्टार्ट है।
जो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है सस्टेन्स। सस्टेन्स इज द एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। सस्टेन्स को हम हिंदी में कहते हैं निर्वाह, मतलब कि गुजारा हो जाए। अगर किसी देश को डेवलपमेंट करना है तो उसमें जो लोग हैं उनके पास इतनी इनकम तो हो कि उनकी जो बेसिक नीड है, खाना पीना रहना, हेल्थ एजुकेशन, वो जो है वो आराम से पूरी कर सके। तो पहली कंडीशन क्या है, निर्वाह कर ले, वो गुजारा कर ले। पहली चीज, ऑल पीपल हैव सर्टेन नीड्स विदाउट विच लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। दीज बेसिक नीड्स इंक्लूड फूड, शेल्टर, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन। पीपल शुड हैव एक्सेस टू दीज बेसिक नीड। कि हर आदमी के पास ये जो है नीड होनी चाहिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पांच जो नीड है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी है वो है आपकी सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का अगर आप देखोगे तो सेल्फ स्टीम भी अपने आप में है एक इम्पोर्टेंट चीज, हम वो देख लेते हैं। सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम का मतलब ये है कि भाई एक खुद की रिस्पेक्ट आप कह सकते हो, खुद की इज्जत, जिसको हम आत्मसम्मान कहते हैं हिंदी में, ठीक है। सेल्फ स्टीम का मतलब है आत्मसम्मान। तो इसमें लिखा हुआ है सेंस ऑफ वर्थ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग मार्जिनलाइज्ड आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स वेल बीइंग। तो इसका मतलब है आत्मसम्मान का मतलब ये होना चाहिए कि हर इंसान को हो कि उसकी कुछ वैल्यू है, उसकी कुछ रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, अगर उस देश को डेवलपमेंट करना है। ऑल पीपल्स एंड सोसाइटीज सीक सम फॉर्म ऑफ सेल्फ स्टीम, आइडेंटिटी, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ऑनर एटसेट्रा। इसने कहा कि सब लोगों को जो है सेल्फ आत्मसम्मान चाहिए। अब वो आत्मसम्मान का अलग अलग रूप हो सकता है। किसी का आत्मसम्मान हो सकता है किसी अपनी पहचान बनानी है अलग से, फैमिली चाहे कितनी रिच हो, पुअर हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, तो वो भी क्या है, एक आपका सेल्फ स्टीम है। दूसरा है डिग्निटी। डिग्निटी मतलब आप कह सकते हो वो शान से बंदा चले, उसको कोई उल्टा सीधा ना बोले, वो आपकी डिग्निटी होती है जिसको हम शान बोलते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब कि वो कहीं पे जाए तो उसको रिस्पेक्ट मिले। ऑनर का मतलब भी रिस्पेक्ट मिले। तो इसे हम सबको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सेल्फ स्टीम, कि ये हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। उसको ये ना हो कि भाई उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में या गवर्नमेंट उसे कुछ मानती नहीं है, वो सारी चीजें। द नेचर एंड फॉर्म ऑफ सेल्फ स्टीम में वेरी फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब यही है कि ये जो सेल्फ स्टीम है ना, आत्मसम्मान, ये हर देश में अलग अलग है, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे इंडिया में कोई लेडी जो है उसने शादी की, ठीक है, और शादी उसकी ठीक से नहीं चली, उसने जो है डाइवोर्स ले लिया, ठीक है। तो उसको इंडिया में लोग अलग तरीके से देखते हैं, सोचते हैं इसने तो अपनी लाइफ खराब कर ली, इसमें कुछ कमी थी, ये था वो था, ठीक है। उसने डाइवोर्स कर लिया तो लोग उसको जीने नहीं देते, उसको 100 तरह के टोंट मारते हैं। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में आप 10 बार डाइवोर्स कर सकते हो, 10 बार आप शादी कर सकते हो, बार बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अब डिफरेंस हो गया ना, यहाँ का सेल्फ स्टीम अलग है इंडिया का, और यूएसए का अलग है। यूएसए में किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं, चाहे कोई डाइवोर्सी हो, चाहे कोई विधवा हो, चाहे किसी के बच्चे पैदा ना होते हो, वहाँ पे कोई कोई टोंट नहीं मारेगा। लेकिन यहाँ पे इन छोटी छोटी बातों के लेके काफी ज्यादा इशू बन जाते हैं। तो हर देश में ये सेल्फ स्टीम का इशू जो है अलग अलग है। हर देश में जो रिस्पेक्ट की डेफिनेशन है वो भी अलग अलग है। अब रिस्पेक्ट का देख लो, अब जैसे इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में यही है कि रिस्पेक्ट, भाई गाड़ी हो, घर हो, ठीक है, अच्छे जेब में पैसे हो, ये एक डेफिनेशन है रिस्पेक्ट की। लेकिन अगर आप जैसे जो हमारे कबीले वाले देश है, जैसे रोमानिया है, जैसे माली है, अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ पे पैसा कोई नहीं देखता। वहाँ पे पता है क्या देखते हैं कि भाई किस बंदे के पास जो है उसने कितनी ज़्यादा शादियाँ की हैं। वो वहाँ का एक आइडेंटिफिकेशन है कि जिसने जितनी शादियाँ की होगी, जैसे सरदार होता है कबीले का, तो उसका पूरा कंट्रोल होता है उन लोगों के नीचे, चाहे 50 आदमी हो, चाहे 100 आदमी हो कबीले में, तो उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बनेगी जितना ज़्यादा उसकी ने शादियाँ की है, बच्चे जितने ज़्यादा पैदा किए हैं। तो ये सेल्फ स्टीम, रिस्पेक्ट की डेफिनेशन हर देश में, हर जगह पे अलग अलग है। लेकिन ये जरूर है कि ये एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, रिस्पेक्ट, वैल्यू, इसको कुछ कह लीजिए, सबको चाहिए, किसी न किसी अलग रूप में चाहिए। तो सेल्फ स्टीम में बी बेस्ड ऑन material values, higher income or wealth may be equated with higher worthiness. One may consider individual worthy based on their intellectual public service. भाई इसको हम सेल्फ स्टीम को पैसों के हिसाब से देख सकते हैं, दिमाग के हिसाब से देख सकते हैं, किसने कितनी बुक लिखी है, किसने कितने ज़्यादा रिसर्च किया है, कितने कितनी ज़्यादा खोज की हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये था आपका सेल्फ स्टीम। तो ये दूसरी वैल्यू थी जो कि डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तीसरी काफी इंपॉर्टेंट है,
फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड। फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड का मतलब ये है कि आप किसी के गुलाम ना हो। अगर आपको तकलीफ हो रही हो देन यू विल बी एबल, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस। आपको कोई दिक्कत है तो आप उस चीज़ को अखबार में लिख सकते हो, नोवेल लिख सकते हो, सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। तो इंडिया इस मामले में बहुत लकी है। इंडिया में तो इतनी ज़्यादा आज़ादी मिल गई है कि इंडिया के खिलाफ ही लोग नारे लगा देते हैं, पाकिस्तान के फेवर में नारे लगा देते हैं। तो इंडिया में फ्रीडम की तो कोई कमी नहीं है। आई थिंक सब कुछ कम है लेकिन फ्रीडम बहुत ज़्यादा दे रखी है। जेएनयू का केसेज हम सुनते थे, जेएनयू में जैसे जैसे लोग हैं उस टाइप के जो पाकिस्तान को फेवर करते हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। कोई मोदी को गाली दे रहा है, कोई मोदी के बारे में उल्टा सीधा लिख रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, कहीं ना कहीं इतनी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। अगर आप जैसे चीन के आप पीएम को या राष्ट्रपति को वहाँ को गाली दे के देख लो, आई थिंक आपका 10 मिनट में काम कर देंगे। ना तो आपको जेल लेके जाएंगे, वो कहीं नहीं लेके जाएंगे, आपको वहीं पे मार देंगे सबके सामने पब्लिक में, ठीक है। और यहाँ तो आप देख लो मोदी जी को क्या 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 देते हैं, मतलब इतना ज्यादा। ये किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें भी आप पीएम सीएम सबको गालियां दे रहे हो, आप अपनी खुद की इमेज जो है उसमें खराब कर रहे हो। तो यहाँ मतलब रिस्पेक्ट जो फ्रीडम है ना वो बहुत ज्यादा है, कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल होना चाहिए। मीडिया भी कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं, किसी ने कोई क्राइम किया उसी दिन फैसला सुना देंगे, ये दोषी है, इसको इतनी सजा मिलनी चाहिए, ना केस चलता ना रिपोर्ट होती। उससे पहले वो अपनी एक अलग से अनाउंस कर देते हैं कि हाँ भाई ये बंदा दोषी है और इसको जेल के पीछे डाल दो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अभी जैसे कुछ साल पहले अभी रोहतक में जो 2 लड़कियां थी ना, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, वो लड़कों के साथ उनका उसी हो गया था, झगड़ा हो गया था बस में, सीट के बदल हुआ था। वो भाई सीट नहीं दे रहे थे लेकिन उन्होंने क्या चार्ज लगाया कि ये हमारे साथ छेड़खानी कर रहे थे, इसलिए हमने इसको बैलेट से मारा। तो वो उस टाइम पे चीज हुई, इंसिडेंट हुआ। तो वहां के जो जैसे केजरीवाल था उस टाइम पे इलेक्शन पास में था, तो बोले हम इस लड़के को इनाम देंगे, इसने बहादुरी का काम किया। उसको पूरी बात नहीं पता, ठीक है। ऐसे सीएम साहब बोले कि हम इस लड़के को 1 लाख का इनाम देंगे, इसने लड़के की पिटाई, ठीक है। ये चीज होगी, मीडिया में भी खूब लड़के की वाह वाह हुई। तो उस टाइम पे मैं स्टूडेंट था तो मैं वो केस ट्रैक कर रहा था, मैं देखता हूँ केस कहाँ तक जाता है। तो धीरे धीरे जो है वो केस चलता गया। लड़के बहुत अच्छे थे, आर्मी में उनका सिलेक्शन हो रखा था, ठीक है। तो होता गया तो एक बार एक स्टेज पे जो है लाई डिटेक्टर टेस्ट आ गया, झूठ पकड़ने की मशीन आ गई उस केस में, क्योंकि थोड़ा हाई प्रोफाइल केस था। तो उन सबको आप आमने सामने बिठाया गया, उनको वो जो थी लाई डिटेक्टर मशीन उनसे अटैच की गई और उनसे पूछा गया। तो वहां पे फिर पता लगा कि वो लड़कियां झूठ बोल रही थी, ठीक है। क्योंकि जितने भी उस बस में विटनेस थी, एक बुढ़िया भी थी, उसने भी उन लड़कों के फेरे में बोला कि नहीं छेड़खाने का इशू नहीं था, सारा इशू जो था सीट के लेके हुआ था। लेकिन इन लड़कियों ने गलत फायदा उठा के वो हर जगह अपना ऐसे कह दिया कि भाई ये मुझे छेड़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें फिर लास्ट में लड़कियों को दोषी पाया गया। लेकिन जब ये चीज आई तो किसी भी चैनल ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं लड़के सही थे और लड़कियां गलत थी, किसी चैनल ने कहा। वो शुरू में काफी जोश था उनके अंदर कि देखो ये है वो है फलाना ढिमकाना, लेकिन जैसे उस केस का रिजल्ट आया तो किसी चैनल ने कुछ नहीं बताया कि इसका एंड ऐसे हुआ, ठीक है। लेकिन वो लड़के भी काफी हिम्मत वाले थे, उनको ये पता था हम सही थे। उनका उस टाइम पे आर्मी में सिलेक्शन कैंसिल हो गया था, लेकिन जब केस का रिजल्ट आया तो फिर उनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे जो है हम किसी चीज को गलत बता देते हैं, कई बार हम जो है अलग चीज दिखा देते हैं। और इसमें एक चीज ये है कि जैसे कोई लड़की अगर कोई अपने ऊपर जो किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाती है ना, तो उससे उसकी तो वैल्यू कम हो या ना हो पता नहीं, लेकिन जो दूसरी लड़के के साथ सच में कुछ गलत हो रहा है ना, उनकी और कम सुनवाई होती है। फिर जिसके साथ सच में एक्चुअल में होगा ना तो उसको भी थोड़ा कम ही सुनेंगे लोग। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। अब जैसे मैं रिसर्च में हूँ, अभी टीचिंग लाइन में हूँ, तो अभी जैसे एक मेरे सर हैं तो वो जैसे पीएचडी कराते हैं। तो उन्होंने पिछले 3-4 साल से क्या किया, लड़कियों को पीएचडी में नहीं करा रहे इन चीज़ों से परेशान होकर। क्योंकि उनके एक दोस्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, तो क्या हुआ कि 10-12 साल पहले एक उनकी स्कॉलर थी, ठीक है। तो उसने उसके अंडर से पीएचडी कर ली, सिलेक्शन हो गया, परमानेंट होगी। तो अब ये 12-13 साल बाद वो कहती है कि इस मेरे गाय ने मेरे साथ गलत किया है, ये किया है। तो वो टीचर बड़ा हर्ट हुआ कि भाई जब आप 12-13 साल बाद जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, ठीक है, आपने पीएचडी भी कर ली, आपके पास जॉब भी है, तो अब क्यों बता रहे हो? अगर आपको प्रॉब्लम उस टाइम थी जब आपकी पीएचडी स्टार्ट ही हुई थी, तो आप उस टाइम विरोध करते कि सर मुझे ये तकलीफ है और मैं कंप्लेंट कर रही हूँ। लेकिन ये 10-12 साल बाद क्या है, अगर आप ऐसे चल रहे हो और आपके पाँव में कांटा चुभ जाए,
तो रिएक्शन आप तभी करोगे या 12 साल बाद रिएक्शन करोगे, दर्द हो रहा है। इमीडिएट रिएक्शन होता है जब शरीर को तकलीफ होती है। तो ऐसे केस जो है अब बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, कि मतलब कोई ये पता नहीं क्या चला था, मी टू कैंपेन। हाँ, अब वो उसकी गारंटी कौन लेगा कि मी टू कैंपेन में सारे केस सच थे? कोई ले सकता है एक भी बंदा खड़े होके कि भाई जितने भी हुए हैं देखा देखी में कर दिए, अब वो चीजें थी, बेसलेस चीजें थी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जितने ज्यादा झूठे केस आएंगे ना, तो जो सच केस है उनकी वैल्यू कम होती जाएगी। और उसका रिजल्ट दिख भी रहा है कि बहुत जगह पे कोचिंग में लगा लो, स्पोर्ट्स में लगा लो, बहुत जगह पे लड़कियों को एंट्री देने से मना कर रहे हैं लोग। उनको पता है, उनको ये लगता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो क्या पता मेरे साथ भी ऐसा हो जाए कल को। क्योंकि एक कोच जो है उसने पूरी लाइफ लगाई है स्पोर्ट्स में, मान लो, ठीक है, उसने वो रेपुटेशन जो है बहुत सालों में कमाई है, और एकदम से कोई आके उसे ऐसे खत्म कर दे, दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए अब उन्होंने ऐसा बोला कि मैं आपसे लड़कों को पीएचडी कराता हूँ, मैं लड़कियों की नहीं कराना चाहता, अगर आता भी है तो मैं मना कर देता हूँ या किसी फीमेल टीचर की तरफ डाइवर्ट कर देता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों से जो है रास्ते बंद भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ पे गलत हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए, ह्यूमन फ्रीडम, द एबिलिटी टू चूज इज एसेंशियल फॉर द वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स। फ्रीडम इन्वॉल्व्स एन एक्सपेंडेड रेंज ऑफ चॉइस ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इट इन्वॉल्व्स फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, सर्फडम एंड अदर एक्सप्लोइटिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप। कि हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए, सीधी सी बात है, इसमें हर टाइप की इंडिपेंडेंस की बात आ गई है, तो वो होनी चाहिए। तो इंडिया के पास ये तीसरी चीज तो बची है, फ्रीडम है, लेकिन ऊपर वाली दो चीज नहीं है जो काफी इंपॉर्टेंट है, सस्टेंस नहीं है और सेल्फ स्टीम नहीं है। फ्रीडम बहुत है, इसकी तो कमी नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था आज आपका। और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आई थिंक मंडे से या कल से मैं हो सकता है कि मैं आपको असाइनमेंट के टॉपिक दूं। अभी आप 41 स्टूडेंट हो तो 41 असाइनमेंट देने पड़ेंगे मुझे। अब ये कैसे दूं मुझे पता नहीं, इतने बच्चे एक साथ हो गए हैं। तो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट। अभी बता देता हूँ, जैसे आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, आपको 4 पेज का जो है उसका प्रोफाइल बनाना है। इसकी मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि कैसे बनाते हैं, सैंपल भेज दूंगा आपके पास। तो उसमें आपको जैसे भिवानी की जो जैसे जीडीपी होती है ना, हर डिस्ट्रिक्ट की खुद की भी होती है, DDP, मतलब डिस्ट्रिक्ट की जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपको जैसे भिवानी की इनकम कितनी है, भिवानी में लिटरेसी रेट कितना है, भिवानी में जो है पर कैपिटा इनकम कितनी है, भिवानी में एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं, एवरीथिंग 4 पेज का। और फिर वो जो है आपको प्रेजेंट करना है, मतलब 2.5 नंबर तो आपको उसको रेडी करने के, 2.5 नंबर आपको प्रेजेंट करने के। वो आपका काम है, दैट्स योर जॉब नॉट माई जॉब, कि आपको डेटा कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो मैं असाइनमेंट हर बार क्रिएटिव देता हूँ, ऐसा नहीं कि बस 4 पेज लिखवा लिए और फेंक दिए कोने में। यू मस्ट प्रेजेंट एंड राइट, आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। तो कल को मैं आपको लिस्ट डाल दूंगा असाइनमेंट की, और जिस डेट में जिसका प्रेजेंटेशन होगा उसको उसी डेट में वो दिखाना पड़ेगा। अगर किसी का मिस हो जाता है तो सेकंड चांस नहीं दूंगा, 2.5 नंबर लगेंगे अगर उसने रिटर्न में दिया है और प्रेजेंट नहीं किया। तो एक आधा स्टूडेंट हो सकता है कि सर मुझे 5 नंबर नहीं चाहिए, मुझे 2.5 चाहिए, तो कोई बात नहीं, प्रेजेंट मत करना, ठीक है, जस्ट रिटर्न में दे देना मुझे, मैं ले लूंगा, 2.5 नंबर लग जाएंगे। प्रेजेंट जैसे मैं अभी ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, अब जैसे ही मैंने, हाँ, आप जैसे अगर हुआ तो ऑफलाइन भी करा लेंगे आपसे, ऑनलाइन भी करा लेंगे, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। हाँ, तो जिस दिन ऑफलाइन होगा उस दिन उन स्टूडेंट को आना पड़ेगा, अगर कोई स्टूडेंट नहीं आ सकता तो उसको ऑनलाइन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन बात ये है, मैं आपको डेट भी डाल के दे दूंगा कि इस डेट में उसका प्रेजेंटेशन है, टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे, मे भी हो सकता है शाम तक ही दे दूँ आपको, नहीं कल तो मिल जाएंगे। तो कल को जो है आपको 9 बजे यूनिवर्सिटी आना है, जो हमारे इंचार्ज है आपकी एक क्लास लेंगे, वो जिसका सब्जेक्ट है उनका करंट इकोनॉमिक्स अफेयर, यानी कि जो करंट की न्यूज है इकोनॉमिक्स में, उन पे डिस्कस करने के लिए, और आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा उन मैम के साथ। ठीक है, तो कल जो है आप 9 बजे तक आ जाना यहाँ पे, और रूम नंबर 225 में बैठ जाना जाके सीधा। हाँ, तो ऐसा करना, इधर चेयर कम है हमारे पास, तो 215 में चले जाना आप। हाँ, 215 में आपको पहुंचना है, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है नहीं कि आप गुम हो जाओगे, रूम नहीं मिलेगा, छोटी सी यूनिवर्सिटी है बेचारी। ठीक है, तो बच्चा भी यहाँ पे ढूंढ सकता है कोई चीज।
तो आपको जो है कल ऑफलाइन आना है, और मैम की क्लास कल और परसों 2 दिन है, तो आप कल और परसों तो आप ऑफलाइन, आपके और टीचर भी आ जाएंगे बहुत जल्दी, तो आप एक सब्जेक्ट तो स्टार्ट करो। और मंडे को मैं आपको मिलूंगा, हमारी क्लास इस वीक की होगी है कंप्लीट। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट है। इस यूनिट में किसी कोई दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो हम उसको बता देंगे। ठीक है, तो मैं क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ आज। अब मैं आपको मंडे को ही मिलूंगा।